अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े से अपनी NTS BS नर्सिंग की जो तैयारी है टेस्ट की वो कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो न्यूज़ चल रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं, फेक न्यूज़ हैं, मेनली फेक न्यूज़ है। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनको आप स्किप करके अपनी तैयारी पर फोकस होंगे और अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे होपफुली। और आज मैं भी इसी सिलसिले में आपकी मदद करने के लिए लेकर आया हूँ NTS BS नर्सिंग के पास्ट पेपर्स 2024 में जो पेपर हुआ था उसका जो हमने बायोलॉजी सेक्शन लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन। तो केमिस्ट्री सेक्शन में ये दो पेपर क्यों हैं ये मैं नहीं बताऊंगा आज, बिकॉज़ मैंने लास्ट वीडियो में इसको क्लियर किया हुआ है। अब जाके पहले बायोलॉजी की भी वीडियो देख सकते हैं अगर नए हैं तो। आगे चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। ये देख सकते हैं नोट सब्सक्राइब लोग कितने हैं यार, देखें कुछ तो रहम करें। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले जस्ट आप लोग ही हैं। ये वाले लोग बहुत मासूम और बहुत अच्छे हैं और अल्लाह इन्हें कामयाब भी करे, आपको भी करे, लेकिन आप भी यार सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, आगे चलते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हों इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और वो हों भी कैसे, यानी एक ये ऑर्बिटल है अगर, तो इसमें एक ऑर्बिटल एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टर्न में होना चाहिए, एक इस तरह, दोनों ऑपोजिट स्विंग कर रहे हों। और ये किसके मुताबिक है? तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप बखूबी इस बात से को जानते होंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था वो यही कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का जो स्पिन होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा, वो डिफरेंट होगा और वो ऑपोजिट होगा। एक का प्लस होगा, एक का माइनस होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फ़ा रेज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर ड्यू टू। अल्फ़ा रेज जो हैं इनकी हाई आयोनाइजेशन पावर है। आयोनाइजेशन पावर अगर मैं बताऊं कि क्या होती है, तो आयोनाइजेशन पावर होती है द प्रॉपर्टी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये किसी मटेरियल पे लगें और उसमें से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके आयन में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को जो कहते हैं वो आयोनाइजेशन पावर कहते हैं। और ये पूछ रहे बकायदा अल्फ़ा रेज के लिए। तो अल्फ़ा रेज की कह रहे हैं कि ये बता दिए कि हाई होती है, पूछ रहा है कि क्यों हाई होती है। इसका स्मॉल साइज होता है, इसका लार्ज साइज होता है, हैव नो चार्ज, उसके अलावा हैव नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है हैव लार्ज साइज। इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसका साइज जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। और इसके ऊपर चार्ज नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसके ऊपर चार्ज होती है और इसकी जो चार्ज होती है वो होती है +2। और जो सेकंड डी है वो है हैव नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव तो नहीं है, ये मैंने बता दिया। ये हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जैसी प्रॉपर्टी रखता है, वो तो नहीं होता लेकिन उसी जैसी प्रॉपर्टी रखता है हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ NH3। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताएं, बॉन्ड्स 12 ग्राम, ये 12 ग्राम्स है, इन NH3। NH3 क्या है? अमोनिया। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा आएंगे सोल्यूशन वाले। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि सोल्यूशन को पहले से करके उसकी पिक्चर लेके आपके लिए अलग से रखी है। अगर मैं यहाँ पे इस कीबोर्ड माउस से लिखना शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आज ये वीडियो पूरी हो सकती। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है। देखें, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें से, यानी हमें कितना नंबर दिया है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम को हम इसी तरह से ऊपर लिख लेंगे और गिवन मास और टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02, यानी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि इस जो ये वाला जितनी अमाउंट हमें दी है इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं। उसने पूछा है कि NH3 के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो ये हम बाद में बताएंगे। पहले हमें ये तो पता चले कि कितने मॉलिक्यूल हैं इस अमाउंट में, तो वो हमें इस फार्मूले से पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो पता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे होते हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो पेयर बनाया हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ।
तो इसके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एक में, तो इस वजह से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। जितने मालिक्यूल होंगे, एक मालिक्यूल में अगर 3 है तो उसको मैं टोटल जितने भी मालिक्यूल हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको जब ये सारी सोल्यूशन में करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²⁴, और ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 7 भी है, आ सकता था लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि बाद वाले नंबर्स को इतनी वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, टाइम्स का मतलब ले लें आप लोग मल्टीप्लाई, जो एवोगैड्रोस नंबर में मल्टीप्लाई होता है उसको टाइम्स लिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन नहीं मिल रही थी यहाँ पे स्लाइड्स में। आगे चलते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैव द सेम। पूछ रहा है कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल जो है उसका और 180 ग्राम ग्लूकोज का क्या चीज़ सेम है दोनों में, इतने इतने ग्राम में। तो नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर आप लोगों को इसका फार्मूला पता हो तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 एंड OH। बहुत मुश्किल होता है लिखना माउस के साथ, OH। और ग्लूकोज का आपको पता होगा C6H12O6, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये वाला फार्मूला आता है। तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स तो टोटली डिफरेंट होंगे, बिकॉज इसमें बहुत कम है और उसमें बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद आते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एटम नहीं सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। उसके बाद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन नहीं सेम है तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन कैसे हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो इसमें जो सेम चीज़ है वो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 146 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दोनों का अभी हम पहले फाइंड करते हैं कि इनका मोल कितने हैं। ये भी मैंने बना के रखा हुआ है। एक मोल में गिवन मास जो है दोनों का, इसका 46 है, इसका 180 है। मॉलिक्यूलर मास 180 इसका, यानी एक मोल है दोनों का। तो एक मोल के किसी भी एलिमेंट के एक मोल में, या किसी भी जो मटेरियल होता है उसके एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, या अगर एटम होगा तो एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स होंगे। ठीक है, इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर भी है, तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ना तो इसके एटम प्रोटॉन वगैरह कुछ सेम नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरे साथ पूरी प्रिपरेशन इसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा जो व्हाट्सएप पे मैं आपको एक पेड ग्रुप की सूरत में चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स दे दूँगा। इसकी जो चार्जेस फीस हैं वो है 2000, और इसमें ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मतलब ऐसी लड़कियाँ हैं जो इन्होंने सिर्फ FSC घर में रह के की है, मतलब बस स्कूल नहीं गई हैं। तो अगर वो अगर एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रही होती तो उनको नहीं पता चल रहा होता कि हम लोग कैसे करें, तो ये ग्रुप उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग ज़रूर इसे ज्वाइन करें। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। आपको फ़ीस पेड करनी होगी। ओके, उसके अलावा आगे चलते हैं, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है पैस्चन, ब्रैकेट एंड पोफर्न सीरीज लाइज इन द। अच्छा, अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वो आप लोगों को चीज़ें बहुत बखूबी पता होंगी। लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट एंड पोफर्न सीरीज। तो इसमें जो पैस्चन, ब्रैकेट ये वाली जो सीरीज़ होती हैं ये आपकी जो जिस रीजन में लाई करती हैं वो होता है इंफ्रारेड, सी इसका ऑप्शन होगा। अच्छा, विजिबल में कौन सी होती है? लाइमन, बाल्मर जो सीरीज़ होती है इसमें सेकेंड नंबर वाली वो आपकी विजिबल रीजन में आती है, और अल्ट्रावायलेट में जो रीजन में आती है वो होती है लाइमन सीरीज, जो कि फर्स्ट सीरीज होती है। अच्छा, इस बार तो ये क्वेश्चन आ गया। अगली बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो बाल्मर सीरीज है वो किस रीजन में, तो आपको तब आंसर विजिबल रीजन होगा। ये भी पूछ सकते हैं कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, तो उस सूरत में आपका जो आंसर होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, आगे चलते हैं। इसका मैंने आंसर बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स इन 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल आर। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताएं 35 ग्राम सोडियम मेटल में। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल, गिवन मास हमें 35 दिया हुआ है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 21। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएगा, तो 1.6 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसमें
तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो अप्रॉक्सीमेट ये है ये 1.52 मोल्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आगे क्वांटम नंबर्स विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज, पूछ रहा है कि क्वांटम ऐसे क्वांटम नंबर्स बताएं जिनकी जो शेप के बारे में बता रहा हो। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली रिवॉल्व कर रहा है या निगेटिवली, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा होता है कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट का नंबर जो साइज होता है उसके बारे में बता रहा होता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज द डी इज करेक्ट आंसर। ये आपको बताता है कि आपका एस ऑर्बिटल स्पाइरल यानी सर्कुलर शेप का होगा, पी ऑर्बिटल जो होगा वो डम्बेल होगा, और जो एस डी होगा वो डबल डम्बेल होगा। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताते हैं आपको ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 8 एन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच लेस देन अ न्यूट्रॉन। अच्छा, पूछ रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन से कितना हल्का है, लेस देन मास में कितना हल्का है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो है ए 1836 ग्राम, ये कम है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से। हालांकि इसका मुझे लगता है कि जो करेक्ट आंसर होगा 39 ग्राम होगा, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, 1839, ये प्रोटॉन से कम है क्योंकि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भारी होता है। आगे चलते हैं। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बुक लाइन है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स कॉन्टेन गैस एंड लिक्विड, ऐसा मिक्सचर बताएं जिसमें दोनों चीज़ें पूरी हल ना हुई हों, उसमें गैस और लिक्विड हो। तो इस तरह के जो होता है उसे फोक कहते हैं, कोलाइड्स को। जो फोक की सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर होता है, तो रूबी ग्लास में भी लिक्विड और सॉलिड होते हैं, इसमें लिक्विड और एयर होती है आई थिंक जेली में, वो तभी तो सॉफ्ट होती है, वरना अगर प्योर अगर सॉलिड हो तो वो हार्ड, और लिक्विड हो तो वो बिल्कुल बहता जाए। आगे चलते हैं। 27 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 10 है। 27 ग्राम एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड। कह रहा है कि कितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी 27 ग्राम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाए। तो इस जैसे क्वेश्चन के लिए ना पहले आप आंसर को देखें कि आपसे मांग क्या रहा है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इसको भूल जाएं कि ये नहीं आपसे मांगा है, आपसे मांगा है कि इसमें ऑक्सीजन कितनी लगेगी। तो इस अभी ये देखें ऑप्शंस में भी सारों में ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन पूछिए, ना कि आपसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने नीचे बनाया है। इसको सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा इक्वेशन को। जब हम बैलेंस करेंगे 4 इसके साथ लगाना पड़ेगा, 3 अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए और आती भी होगी होपफुली। तो इसमें सबसे पहले अभी आपने इसको भूल जाना है, ये वाले को, क्योंकि इसका आपको पूछा नहीं। अगर इसका पूछा होता तो फिर हम इसको डिस्कस कर रहे होते। आपने क्या करना है, देखें 4 एल्युमिनियम के जो मोल्स हैं वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए को रिएक्ट करने के लिए चाहिए। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3/4 चाहिए, क्योंकि इसको यहाँ से लेके नीचे डिवाइड कर लेंगे। ओके, उसके बाद 3/4, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपको पता होगा 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम की 16 एंड 16 32 हो जाता है। तो इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 डिवाइड करेंगे 32 से, तो 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से, तो वो 24 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी एल्युमिनियम को 27 ग्राम एल्युमिनियम को रिएक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेशन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, देखें ये आपकी स्टेशोमेट्री जो वर्ड होता है, स्टेशोमेट्री है, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ। स्टेशन का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी स्टेशोमेट्री जो चैप्टर है ये इसकी फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि स्टेशोमेट्री में आप एलिमेंट्स को मेजर कर रहे होते हैं, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, एटम नहीं होता है, एलिमेंट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एटीपी इन डैश एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होंगे एसटीपी के ऊपर। तो इसका भी मैंने बनाया हुआ है। देखें 22.4 ग्राम जो होता है ये एसटीपी पे 1 मोल होता है, यानी इसके जो अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1 मोल है।
इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका भी मतलब सेम ही है कि 1 मोल, सीधी सीधी बात कह दी है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मालिकुलर मास अगर आपको पता होगा तो 44 ग्राम होता है, और जो मालिकुलर मास को आप जब ग्राम्स में शो करते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है, तो ये भी 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर ऑक्सीजन की 64 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो वो होती है 2 मोल्स। तो ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, ये आप लोगों को मिल जाएगी पेड ग्रुप वालों के लिए ये तो आपको 64D इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। जेम्स चैडविक इन 1932 AD डिस्कवर्ड, जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या डिस्कवर किया था? तो जेम्स चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। ये भी याद करें, प्रोटॉन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन किसने किया था, अल्फा पार्टिकल का भी कर लें, ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये तीनों का तो इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद करिएगा। तो आगे चलते हैं। द थ्योरी विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन O2 मालिक्यूल इज़, वो कौन सी थ्योरी है जिसने जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उसका, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताया है? ये आपकी बुक लाइन है, और ये है मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी मैग्नेटिक बिहेवियर्स को, ये डिफरेंसेस जो VBT और MOT के दरमियान वाला टॉपिक है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि MOT आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके बारे में डिस्कस करती है। आगे चलते हैं। अ सबस्टांस विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसा जब हमने किसी दो चीज़ों का रिएक्शन करवाया, जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बात से भी हमें पता चल रहा होता है कि जो जल्दी ख़त्म हो रहा है वो लिमिटेड चीज़ थी, इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट उसका नाम रख दिया। अच्छा, एक्सेस रिएक्टेंट जो कि ज़्यादा होगा उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कह देंगे। अनलिमिटेड रिएक्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल यील्ड वो जो हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता करें। असल में हम क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम थ्योरेटिकली एक हाइपोथेसाइज करते हैं कि इतना ये चीज़ को रिएक्ट करवाएंगे इतना बनेगी, हालांकि वो ओरिजिनल नहीं होती है। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के दौरान काफ़ी साइड रिएक्शन चल के वो निकल जाते हैं, और जब हम स्टेशियोमेट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि आपने साइड रिएक्शंस को वो करना होता है, इग्नोर करना होता है। आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये भी एक रटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको आनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A 6.62 × 10, ये टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई ले लें, ठीक है, अब समझ जाना यार। 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव द सेम। अच्छा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम का क्या सेम है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो इसके बारे में मैं, इसका एक ट्विस्ट है वो बताता हूँ, इसको रोकते हैं। एटॉमिक नंबर सेम नहीं है क्योंकि ये मैग्नीशियम है वो कार्बन है, तो इनका ये तो नहीं होगा, गलत हो गया, इसको खत्म करता। मास नंबर सेम भी नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट है, तो सीधी सी बातें नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम, अब इन दो क्वेश्चन जो आंसर्स हैं आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसलिए नहीं होगा, ये भी गलत है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एलिमेंट की बात कर रहा है, किसी मालिक्यूल की नहीं बात कर रहा है, ये एटम्स की बेस पे बात कर रहा है कि कार्बन एक सिंगल एटम है, मैग्नीशियम भी एक सेपरेट एटम है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा D, नंबर ऑफ एटम्स इनके सेम होंगे। जब इन दोनों का एक एक मॉल होगा, एक मॉल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर वाला जो इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मालिक्यूल्स नहीं होंगे। जब मालिक्यूल होगा तब मालिक्यूल्स होंगे। ये भी इसका वही है, 12 ग्राम का ही है, और 44 ग्राम ये आप देख लीजिएगा बाद में। ओके, द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड, ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो लिक्विड की होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है विस्कोसिटी की, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सरफेस टेंशन क्या होती है कि जैसे ये एक वाटर की सरफेस है, तो जो ऊपर वाले मालिक्यूल हैं इनको बॉन्ड बनाने के लिए, जो फाइनल सेकेंडरी बॉन्ड बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती, फिर ये नीचे वालों के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और इसी की वजह से जो गिरता हुआ पानी होता है वो गोल दायरे की शक्ल बना लेता है, वो खुद को खींच के, ठीक है। एवापोरेशन, किसी वाटर मालिक्यूल्स या लिक्विड्स में से जो उनकी सरफेस वाले मालिक्यूल्स होते हैं उनमें हीट एनर्जी आती है, तो वो एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पर आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएं, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं।
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड, ये मैंने अभी इसका एक्सप्लेन भी किया था। ऐसा यील्ड जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें, जिसका हमें एक्सपेरिमेंटली पता हो कि ये वाकई में ऐसा होगा, थ्योरेटिकली नहीं है, तो वो होता है एक्चुअल यील्ड। क्योंकि एक्चुअल और जो थ्योरेटिकल में बहुत डिफरेंस आ जाता है जब हम ओरिजिनली केमिकली कोई रिएक्शंस करवाते हैं। हमें लग रहा होता है कि ऐसा बनना है, लेकिन इसमें साइड रिएक्शंस भी हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द मास ऑफ 15 dm³ ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जो मास है dm³ में से इन्होंने इस बार STP पे बताया है कि इसका dm³ 15 dm³ वॉल्यूम है, तो इसका मास कितना होगा। तो इसके लिए भी मैंने फार्मूला है, वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है गिवन मास मालिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है STP पर जो वैल्यू होती है। तो अगर हमें यहाँ पे आज मास फाइंड करना है, तो मास को रखेंगे, मास को हम यहाँ पे रहने देंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे दूसरी तरफ। वॉल्यूम है हमारे पास, यहाँ ये हमारा फार्मूला बन गया। इसके बाद ये 15 जो ग्राम dm³ हमें वॉल्यूम दिया है, 32 जो इसका ऑक्सीजन का मास है, और 22.41 जो है वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है जो STP पर वैल्यू थी। तो जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कि आप खुद भी करिएगा, ऐसे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 21.41 ग्राम, ओके, D41 ग्राम ही होगा इसका, क्योंकि ये मास की बात हो रही है अभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B, 21.41 ग्राम। ओके, कुछ आंसर्स हैं जो मैंने ना, एक आंसर है वो गलत है, इसमें मैंने लिखा हुआ है लेकिन गलत है, वो आप लोगों ने सारों को कैलकुलेट करना है, फिर मुझे बताना है कि मैंने कौन सा आंसर गलत लिखा है। जो बच्चा ये बताएगा वो बच्चा वाकई में चाहता है कि उसकी सिलेक्शन हो जाए, बाकी दूसरे जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं, मुझे काफ़ी ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर बता दें कि एडमिशन्स कब आएंगे। बेटा जब आने होंगे एडमिशन ज़रूर आएंगे, लेकिन आप खुद को तो तैयार करें कि अगर एडमिशन आ गए तो फिर आप क्या करेंगे। आगे चलते हैं। तो इस तरह के ऐसे मैसेजेस ना किया करें। मैं ख़ुद भी कोई अंदरूनी बंदा नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास इल्म है जो कि मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। बाकी इससे के अलावा मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ें वगैरह नहीं आ रही होती हैं, मैं भी आपकी तरह सिंपल सा बंदा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेते हैं 22.41। अच्छा ये चीज़ गौर करिएगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर आप सही से इसको आंसर कर पाएंगे। ओके, 2 moles हमें पूछ रहा है। तो 22.41 dm³ वॉल्यूम एट STP, तो ये 1 मोल के लिए होता है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम का भी मैंने बता दिया कि ये 1 मोल होता है। आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपने कमेंट करना है कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये बस करके मुझे नीचे सेंड करिएगा ताकि पता चले आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स एट STP, तो ये भी 1 मोल के लिए उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 मोल्स के लिए बात हो रही है, 88 ग्राम। तो D इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने करेक्ट ऑप्शन देखना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में द N+L, ये 1 नहीं होगा, ये L है, सिर्फ L। N+L रूल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए ये क्वांटम नंबर्स का अलग से टॉपिक होगा, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ओके, द स्टडी, क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्बेशन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय मैटर इज़ कॉल्ड। जो मैटर से लाइट का एब्जॉर्ब होना और उसका जो उसको इमिशन करना यानी बाहर निकालना जो है, इस सारी स्टडीज़ को क्या कहते हैं। तो इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से इसका चैप्टर भी होता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी एक मेडिकल टर्म है, इसको छोड़ दें। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट 24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 24 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो 1.26 मल्टीप्लाई बाई इंटू 10⁻⁴ मालिक्यूल्स होंगे, तो ये भी गलत है। इसमें 22.4 dm³, ये भी जो 1 मोल के लिए, तो ये 1 मोल से कम है।
उसके बाद है 32 है, ये आप कैलकुलेट करिएगा। वैसे तो ये भी गलत ही है, लेकिन फिर भी आप निकाल के मुझे बताइएगा कि असल में कितना होना चाहिए। ये मैंने निकाल लिया है पहले। 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगी, तो इसमें वो भी नहीं होगी, वो जब 1 मोल पूरा होगा तो उसमें होगी। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास 44 2 मोल्स तो नहीं होंगे, ये 1 मोल से कम है, तो ये भी गलत हो गई। तो इसकी ऑल ऑफ दीज जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी गलत हैं। इसके बारे में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आगे चलते हैं। 25 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम वाटर है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो मोल्स का मैंने आप लोगों को फार्मूला पहले से बता दिया है कि एन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, गिवन मास जितना भी है 90 दिया हुआ है, मालिक्यूलर मास जिस मालिक्यूल का या एटम का हमने फाइंड करना है 18 ग्राम है इसका, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 मोल्स आएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मोल्स कहाँ हैं, तो ए इज़ अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। वैसे मोल्स वगैरह मैंने आपको जब अपनी प्रिपरेशन वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें कहा था कि आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करिए। देख लें कितने न्यूमेरिकल्स हैं, अगर 30 क्वेश्चन में से इतने सारे न्यूमेरिकल पहले चैप्टर से आ गए ना, तो मैं समझता हूँ वो चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। आपका मेरिट डिसाइड होता है, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं। ये आप फिर आप देख लें, जैसे भी करना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फार्मूला मास। फार्मूला मास किसका होगा? अच्छा, यहाँ पे मैंने 26 की एक्सप्लेनेशन में ये डाला है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका होता है फार्मूला मास, ठीक है। फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स का, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट इनका होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है इनका? मॉलिक्यूलर मास। तो इनमें कोवलेंट कंपाउंड बाकी सारे जो ग्लूकोज है ये C6H12O6 है, तो ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसके बाद ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी कोवलेंट है, और NH3 भी कोवलेंट है, और यहाँ पे जो B है ये आयनिक कंपाउंड है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं मेटल भी है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये आयनिक कंपाउंड है। B इज़ करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। थर्ड लाइन जो बाल्मर सीरीज़ की है इज़, अच्छा ये है n+n1 नंबर, ऐसे करके इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n1, तो वो लैपटॉप में अलग से लिखा जाता है। n1 इज़ इक्वल्स टू, वो बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है। और फिर ये n2 है, तो ये बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसका मैंने अलग से एक शेप बनाई हुई है, ये देख सकते हैं बाल्मर सीरीज। जब भी कोई ये होती हैं सीरीज़, लेमन, बाल्मर, बेस्टन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से 3 MCQs निकले। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक टॉपिक का, तो उसको लाजमी करिएगा। देखें, अगर जो भी लाइन होगी वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से गिरा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये बनाएगा आपकी लाइमन सीरीज़। दूसरे से भी गिरेगा तो ये भी लाइमन सीरीज़, ये सारी लाइमन सीरीज़ बनेगी। अगर ऊपर से कहीं से भी आके इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गिरता है, उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। तो कह रहा है कि बाल्मर सीरीज़ की थर्ड लाइन कब बनेगी? तो फर्स्ट लाइन उसकी जाहिर सी बात है अब नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो यहाँ से गिरेगा नीचे फर्स्ट, फिर फोर्थ में से नीचे गिरेगा, सेकंड लाइन बनेगी इसकी, फिर फिफ्थ में से सेकंड में जब जाएगा ये थर्ड लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड लाइन बनती है। N2 जो होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का, वो N2 वो होता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है, और N1 फिक्स होती है कि आपने गिरना सेकंड में ही है। अगर आपने कोई मखसूस बाल्मर सीरीज़ लेनी है या लेमन सीरीज़ लेनी है, ये फिक्स रखना है। फिर 1 रख लें, 2 रख लें, 1 रखेंगे तो लाइमन होगी, 2 रखेंगे तो बाल्मर, फिर इसके इसी तरह लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, फिर पोफंड, फिर ब्रैकेट सीरीज़, इस तरह से आगे सोन चलती रहेंगी। 5 सीरीज़ होती हैं इसकी, जो हम अपनी FSC लेवल तक पढ़ते हैं। अजान हो रही है, उसके बाद देखते हैं। आगे चलते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है, द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स ऑफ। देखें, पूछ रहा है कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी के। उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सेम एनर्जी के होते हैं। यानी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या हैं? आपका जो p ऑर्बिट होता है उसके आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px एंड py। ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन py एंड pz। तो s का एक ही होता है और फिर इसके 3 होते हैं p के। तो इसी तरह से सोन, इनकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल इज़, बॉन्ड ऑर्डर बताएं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन का अगर मैं मालिक्यूल बनाऊं तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो गए 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें 6 होंगे। 2 यहाँ पे कर लें, 2 एंड 2। तो ये मैं इसके इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, तब तक आप मुझे देखते रहें। चलें, ये इसका डबल बॉन्डेड होता है। आप इसमें इसने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2 इज़ अ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके भी अगर मैं देखूँ यहाँ तक, तो इसके भी 8 आउटर मोस्ट शेल कवर हो गया, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कवर हो गया, दोनों के आउटर मोस्ट शेल कवर हो गए। तो इस तरह से ये इनका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2 होते हैं जितने बॉन्ड्स होते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँगा N2 की, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। इस तरह सोन आप देख लें। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, यानी जब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये आपका सेकंड ऑर्बिट। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, पूछ रहा है कि तब उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है -1313 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। किलो जूल में हमने फाइंड करनी है, वो आप उसने ऊपर ये बताया हुआ है कि इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल में करनी है। तो इसको हम रखेंगे 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर लेना है क्योंकि 2 में है, तो 2 2 ज़ा 4। तो जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज़ ए, सॉरी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है उसके जो 21 जनवरी वाला पेपर था वो कंप्लीट हो गया। अभी 4 फरवरी वाले जो टेस्ट है उसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच, ये पेपर कंपैरेटिवली उसके बहुत इजी था, तकरीबन बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही इजी था, क्योंकि वो उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स थे। लेकिन जो सेकंड टाइम पेपर हुआ उसमें न्यूमेरिकल्स एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। लास्ट में सिर्फ एक था, वो भी सिंपल सा, बाकी एक भी न्यूमेरिकल नहीं, सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। और वो पेपर भी इजी था सेकंड नंबर वाला। फर्स्ट वाला थोड़ा सा हार्ड था, आपको भी लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग शो आ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। कह रहे हैं कि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कौन से में होती है। नीचे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं CH4, तो ये इसमें हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि अगर इसके बॉन्ड 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होता है, तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी। वाटर मॉलिक्यूल एंगुलर या बेंट शेप जिसे कहते हैं वो होती है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर और शायद 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। एक सेकंड में बनाता हूँ। ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो ये ऑक्सीजन, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसकी एंगुलर या बेंट शेप होती है। और H2S की भी सेम ही होती है, ऑक्सीजन की तरह इसका भी मॉलिक्यूल होता है, तो इसकी भी एंगुलर या बेंट शेप होती है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये NH3। इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल की मतलब कि आपकी जो जैसे पंखे की पंखड़ी होती है ऊपर को निकली होती है, वैसे होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ट्राइगोनल प्लेनर, ये 2 तरह की शेप्स होती हैं। NH3 में क्या होता है कि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। तो इनकी जो रिपल्जन की वजह से जो शेप बनती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आप लोग शेप वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक MCQ तकरीबन हर टेस्ट में आता ही आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। कुछ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, पोलिंग एंड साल्टर ने दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड। देखें MCQs रिपीट हो गया है, पीछे भी यही था, तो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज थी, इसमें भी सेम ही है लेकिन वर्डिंग चेंज है। तो इसका आपकी आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी, लज़ाजियत इसको उर्दू में कहते हैं। ओके, सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैंने सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है टोटली ऑप्शंस के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट द रिएक्शन विल बी। देखें, ये है आपका रिएक्टेंट, इसकी जो इंथैल्पी है वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसकी इंथैल्पी कम है। तो इसका मतलब जब रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है रिएक्शन में, तो इन्होंने हीट क्या की, एक्सोथर्मिक है,
दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने हीट को बाहर निकाला है खुद से, क्योंकि रिएक्टेंट की ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की कम है, तो ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और अगर रिएक्टेंट की हीट कम होगी और प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे, क्योंकि उसमें हमने एनर्जी दी होगी। आगे चलते हैं। सॉरी, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ पॉसिबल एट, किस टेम्परेचर पर जो है एवापोरेशन पॉसिबल है वाटर की। देखिए जो एग्जैक्ट 100 पे होती है ना, वो होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी जो उसमें से ऊपर ऊपर से निकल रहे होते हैं, ये हर टेम्परेचर पर हर लिक्विड की हो रही होती है। तो इसका एट ऑल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर जितना कम भी होगा तो थोड़ी होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। यानी मेरे आप कहने का मकसद समझ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसकी स्टेट फंक्शन वो होते हैं जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है। तो टेम्परेचर आपने देखा होगा कि T1 भी सुना होगा और T2 भी सुना होगा, तो लेकिन वर्क डन आपने नहीं सुना होगा, तो वर्क डन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। आपने कभी नहीं ऐसा सुना होगा कि इनिशियल वर्क डन इज़ दिस एंड फाइनल वर्क डन इज़ दिस, T1 W1 या W2, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। इंटरनल एनर्जी भी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी जब आप हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी जब निकालेंगे। प्रेशर भी P1 P2 आपने देखा ही होगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है a solution with the maximum concentration of solute is called concentrated solution, जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। लाइक एक थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा नमक फेंक दें, तो वो होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी उसमें सल्यूट की जो हमेशा कम होता है सल्यूट, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इन्हें सुपर सैचुरेटेड भी सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है क्योंकि मज़ीद उसमें नहीं डाल सकते नमक, ज़्यादा ही होता जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द कांस्टेंट फैक्टर इन बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ को मैं इस तरह से याद रखता हूँ कि बीपी ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे मैं बीपी को ऐसे याद रखता हूँ। बॉयल्स लॉ डील्स विथ प्रेशर, कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जो होगा, वैसे ये इसकी स्टेटमेंट है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मतलब उसका है कि प्रेशर कम है। तो इसका जो होगा, इसमें जो कांस्टेंट चीज़ होती है, उसने कांस्टेंट फैक्टर पूछा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। हालांकि मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन ऑप्शंस के लिहाज से इज सूटेबल, वैसे इसका मोल्स भी कांस्टेंट लेते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि मोल्स को चेंज तो नहीं ना कर रहे होते हम। अगर मोल्स को चेंज करेंगे तब भी वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा होता है, जो एवोगैड्रोस लॉ है इसका थर्ड, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस इन एयर ड्यू टू, जो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे करूँ तो ये पूरे रूम में जो फैल जाएगी स्मेल, ये किस वजह से होगी, तो ये होती है डिफ्यूजन। इफ्यूजन जो होती है, लाइक ये एक सिलेंडर है, इसका ढक्कन यहाँ था ऊपर, लेकिन यहाँ से कोई छोटा सा होल हो जाता है जिसकी वजह से ये जो गैस है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। इस तरह के प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस उस दिन हमने बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ा था, ऑस्मोसिस भी मैंने वहाँ पे बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड। डिस्टिलेशन करें अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, यानी प्रेशर अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसमें प्रेशर कम करके डिस्टिलेशन की जाए। डिस्टिलेशन मतलब किसी दो प्रोडक्ट्स को अलग किया जाए। लाइक हमें तेल जो मिलता है, वो कच्चा तेल जो होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उनमें से मतलब पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है। इसी तरह वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होती है, जो अंडर रिड्यूस प्रेशर होती है। आगे चलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, यानी बाय द थ्योरी। कौन सी थ्योरी ऐसी है जो ये जैसे कार्बन के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एज अ सिंगल बॉन्ड लेगी, तो वो ये वाली थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जो कि हमें शेप्स के बारे में बताती है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, दूसरा MCQ है इसमें से, तो इस वजह से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स को ये इग्नोर करती है, वेस्पर थ्योरी होती है। MOT और VBT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एंड बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है। और VBT
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बस आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग के बेस पे आपका पाई बॉन्ड बनता है। प्लैंक्स थ्योरी अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन इंजाइम। ये इंजाइम वाले चैप्टर यहाँ भी घूम रहा है क्योंकि लास्ट जो आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री उसमें होता है। बायोकेमिस्ट्री अब तो उसका पता नहीं नाम क्या रखा है। अपो इंजाइम यानी एक इंजाइम है, ये कंप्लीट तो प्रोटीन से बना है लेकिन इसके साथ छोटा सा नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब इसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट को अलग कर दें, जब ये जो सारा प्रोटीन वाला पार्ट है इसको हम अपो इंजाइम कहते हैं। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कि अपना पार्ट अपना यानी पूरा प्रोटीन अपना पार्ट है तो अपो इंजाइम। और होलो इंजाइम जब ये पूरा फंक्शनिंग कर रहा होगा तो इसको हम होलो इंजाइम कहेंगे। उसके बाद को इंजाइम की अगर मैं बात करूं तो को इंजाइम आपके पास होगा, इसके साथ जो प्रोटीन के पार्ट के अलावा होगा तो नॉन प्रोटीन लेकिन होगा ऑर्गेनिक। और कोफैक्टर जैसे वाइटामिन्स वगैरह लगे होते हैं एंजाइम्स के साथ, मेटल्स लग जाते हैं, तो इस तरह के जो नो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं इनको कोफैक्टर्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा लिक्विड है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो इसमें HCl, HBr, H2O और ब्रोमीन होगा इसका Br2। तो इसमें हाइड्रोजन यानी वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों में जो है वो लंदन जो आयनिक को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक दूसरी टर्म भी होती है, जो होते आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ही होती है लेकिन वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में इन दोनों में। और Br2 में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। इनका मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, फिर बताऊंगा आगे अगर याद आ गया तो। आगे चलते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ डिक्रीज इन अच्छा पूछ रहा है कि विस्कोसिटी है ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है अगर उस चीज़ को हम डिक्रीज़ करें। डिक्रीज़ ऐसी चीज़ को टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे, जैसी बात है आप बर्फ़ ले लें, जब पानी का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। पानी तो नहीं ना उतनी अच्छे से बह सकता, बर्फ़ तो नहीं ना उतने बह सकती जितना पानी बह सकता है। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। इंटर्न मालिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी होता है शायद, आई थिंक। और मालिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ पॉलीमॉर्फ एंड एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन है बी, ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक में ये एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में। ये नहीं है कि आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, मार्बल में कुछ और होता है, चूने में कुछ और होता है, ये आप सिंपल लफ्ज़ों में सुन लें। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर गैल्वानिक सेल। तो इस जो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये वाली जो इसमें बी ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है। तो इसका होना चाहिए था बी एंड सी, ए नहीं होना चाहिए। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, अच्छा और ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, ये रॉन्ग है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन गैल्वानिक सेल में। अच्छा इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, OA और R आपकी C। ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, ये लिख लें, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा मेटल यूज़ हो रहा होता है? तो इस ये वाला जो मेटल होता है जिंक, ये भी आपके इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाले चैप्टर से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस, तो इसका मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, ये ऊपर वाला भी और ये दोनों। उसके बाद है द फिनोमिना यूज टू मेंटेन pH फेयरली कांस्टेंट इज कॉल्ड।
ऐसे कौन फिनोमेना बताएं जिसमें हम पीएच को जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। कॉमन आइन इफेक्ट नहीं, इसमें तो हम जिसका वो कम होता है उसको डिप्रेस और कर रहा होता है। बफर सॉल्यूशंस और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ये भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी बफर सॉल्यूशन। ये 24 फरवरी वाला टेस्ट ही है, इजी था काफ़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंथाल्पीज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सी इंथाल्पीज हैं जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव इंथाल्पी उस रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की इंथाल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक की हमारे पास पॉजिटिव होती है। और एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होगा उसकी इंथाल्पी जो होती है वो होती है नेगेटिव में। ठीक है। इंथाल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन हम आग जलने को ऐसे अमल को कहते हैं, तो इसकी इंथाल्पी तो नेगेटिव होगी। इंथाल्पी ऑफ पॉजिटिव मांगी है तो ये भी हमारा कट गया। ठीक है। इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन तो ऐसा सोल्यूशन की नहीं होती है। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी रिएक्शन की पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये भी हमारा कट गया। इसकी दोनों हो सकती हैं, रिएक्शन कंबशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन की कोई भी हो सकती है। इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, लाइक क्लोरीन है, ये क्लोरीन गैस है, इसको मैं अगर क्लोरीन में कन्वर्ट करूँ 2 क्लोरीन में, तो इसमें हमारे पास इसकी जो इंथाल्पी होगी वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि इसको हम हीट देंगे तो ये आप अपने एटम्स में टूट जाएगा, तो इसकी इंथाल्पी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होती है। ये एक फैक्ट बेस है तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट पॉइंट में घुमाया था। तो 4.18 जूल जो होती है इसकी इंथाल्पी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन के मालिक्यूल का, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल इज 2। आगे चलते हैं, गैल्वानिक सेल दैट कैन नॉट रिचार्ज आर कॉल्ड। जो ऐसे गैल्वानिक सेल, ये पिछली टेस्ट से ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछली टेस्ट से रिपीट हुआ है। गैल्वानिक सेल दैट कैन नॉट रिचार्ज, यानी ऐसा गैल्वानिक सेल जो रिचार्ज ना हो, तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी सेल्स आपकी बैटरीज जो होती हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं, उनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, और प्राइमरी सेल वो होते हैं जो कि रिचार्ज नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो होती है इंटरनल एनर्जी, उसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक अलग चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब अलग है। इंटरनल एनर्जी एक केमिस्ट्री से मिलती जुलती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आगे चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच हैज़ सम डिफिनिट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इज़। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है। इंटरनल एनर्जी इसकी होती है, लेकिन ये असल में डेफिनेशन पूछी है स्टेट फंक्शन की। वर्क वैसे भी पाथ फंक्शन है, और फेज पता नहीं क्या है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड जो पता क्या किस्मत है, हाइड्रोजन एस जो मिला हुआ हो, अपना बॉन्डिंग में हो, किसके साथ, फ़ोन के साथ। फ़ोन क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपको भूल गया था, मुझे भूल गया था, नाइट्रोजन। ठीक है, फ़ोन। अगर इन तीनों एलिमेंट में से किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन मिले तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इधर हमारे पास NH3 है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो इसमें नहीं होगी, इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इसमें मुझे अभी तक उसका नाम नहीं याद आया है दूसरे वाली का, HCl, जिसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसका नाम। और इसमें D में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी नहीं याद आएगा ये नाम, पूरे लेक्चर में नहीं याद आएगा। NH3 कमेंट ज़रूर करिएगा जिसको पता हो। सेकंड वाली जिसमें एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, अभी भी मेरे जहन में आ रहा है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर हो, ये कुछ मालिक्यूल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उसको मैं चूने में भी देखता हूँ, जो कलर हम घरों में करते हैं
और उसको मैं मार्बल में भी देखता हूँ। तो ये इसकी पॉलीमॉर्फिज्म है, सेम मालिक्यूल है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रहा है। आइसोमॉर्फिज्म यही हो कि आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों लेकिन वो एक कुछ और ले लें, वो भी पाउडर में हो ये भी पाउडर में हो, ये आइसोमॉर्फिज्म है, यानी जो उसका बेरोनी स्ट्रक्चर है वो सेम है। और आइसोमेरिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये हम आगे पढ़ेंगे। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी में क्या होता है, एक एलिमेंट, ये कार्बन, इसमें भी डायमंड में भी कार्बन नहीं होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में होता है और डायमंड सबको पता है कार्बन, इन दोनों में कार्बन होता है, लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो अलग अलग होती हैं ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज़। इसमें ट्रिपल जो इसका एक चारों बॉन्ड बने होते हैं, इसमें एक बॉन्ड खाली होते हैं, उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो ये एलोट्रोप कहलाते हैं। अगर एलिमेंट की दो शेप्स आपको मिल रही हैं तो वो एलोट्रोप होगा। अगर मालिक्यूल की दो अलग अलग शेप मिल रही हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ऐसा एसिड जो जल्दी से, प्यार से, आराम से आपको H+ साइन दे दे, ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं। तो इनमें से देखें, फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और भी वजह होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसका कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन उससे कम होगी, ब्रोमीन उससे कम होगी, लेकिन जो फिर कल बार तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये होती है आपकी लास्ट में, तो इसमें जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इसका जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है और जल्दी से हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मिल जाता है सॉल्यूशन को, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सॉलिड NaCl, नमक जो आपके घर में पड़ा हुआ है, मोल्टेन NaCl जो इसको ज़्यादा हीट दे के पिघलाया जाए, आकस NaCl, बोथ बी एंड सी। देखें बोथ बी एंड सी ये दोनों कंडक्ट कर सकते हैं, मोल्टन भी, और जो अगर आप पानी में नमक को हल करके उसमें से तारे लगाएंगे ये कंडक्ट करेगा, लेकिन जो सॉलिड NaCl है वो आपके जो इसका करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को, करके नहीं ट्राई करिएगा, नहीं होता है, मैंने भी किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड एट माउंट एवरेस्ट ड्यू टू, देखिए पूछ रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो रिड्यूस हो जाता है माउंट एवरेस्ट पे या किसी भी पहाड़ी पे या ऊंचाई वाली जगह पे जाके, क्यों कम होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। उसमें क्या होता है कि जो डिक्रीज इन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समय यहाँ पे वेपर की जगह एटमॉस्फेरिक होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होता है। ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी वजह नहीं होती है, इंक्रीज़ इन वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कुकर में अप्लाई हो जाएगा, तो इससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज़ हो जाता है, बी ये भी नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है कह लेंगे वही है, यूरिया इन द 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, जो यूरिया का एक सॉल्यूशन है जिसमें वो 500 cm³ में है। देखें इसका फार्मूला भी है मोलैरिटी का, लेकिन उससे बचने के लिए आपको जो सिंपल इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि इसका अगर आपका 500 दिया है तो आप चुप करके 0.5 मोलर लगा दें cm³, यानी हर 1 लीटर में आपका 5 cm³ है, तो 0.5 मोलर इसमें जो मोलैरिटी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ कमियां भी थी, वो फार्मूला लग नहीं रहा था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत भी है, लेकिन डी ऑप्शन इसका करेक्ट है अगर राउंड ऑफ भी करें। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है आज की केमिस्ट्री की, अभी फिज़िक्स की आएगी, इसी तरह से इंग्लिश की आएगी। उसके बाद की जो वीडियोज़ हैं वो जस्ट पेड ग्रुप वालों को मिलेंगी, ये सिर्फ पास पेपर यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, बाकी और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप लोग पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं ज़रूर फ़ायदा देगा, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, तो कांटेक्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।